Hello, good evening aspirants. Welcome to CoachUp IAS e-learning platform. My name is मनीष शुक्ला और मैं आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स वाला पार्ट आज के लेक्चर में डील करूंगा। लास्ट लेक्चर की बात है जहां तक, तो हमने वहां पे जीएस पेपर 4 का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया था। 3 पार्ट्स में हमने वो चीज़ें देख ली थी। पार्ट 1 आपका थ्योरेटिकल पार्ट था, पार्ट 2 आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट था या गवर्नेंस वाला पार्ट था और पार्ट 3 आपका केस स्टडीज वाला पार्ट था। ठीक है, तो आज के लेक्चर से हम कंटेंट में एंटर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जनरल स्टडीज पेपर 4 और अगर आपको याद हो तो यूनिट नंबर 1 वहां पे थी एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र और मानवीय अंतःक्रिया। उसका जो चैप्टर नंबर 1 था वो था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरल्स। ठीक है, मूल्य, नीतिशास्त्र और नैतिकता की मूलभूत अवधारणा। ठीक, अब मैं कुछ सेकंड्स के लिए किनारे हो जाता हूं, आप लोग इस स्लाइड को ढंग से देख लीजिए। ठीक, तो एक स्टैंडर्ड मॉडल रहेगा हमारे पढ़ाने का कि मैं आपको स्लाइड्स देखने का कुछ टाइम दूंगा, कुछ सेकंड्स दूंगा और आप इसको पॉज करके भी, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको जो भी स्लाइड है उसको ढंग से देख सकते हैं। ठीक है, इस यूनिट 1 में पहला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरल्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम वैल्यूज से या मूल्य। वैल्यूज क्या होता है या मूल्य क्या होता है? तो वैल्यूज या मूल्य वो होता है जिसके साथ आप इंपॉर्टेंस अटैच करते हो, जिसको भी आप महत्व देते हो वो आपके लिए वैल्यू बन जाता है, वो आपके लिए मूल्य हो जाता है। दूसरे अर्थों में कहें तो वैल्यूज क्या होती हैं? आपकी प्रिफरेंसेस या चॉइसेस होती हैं। ठीक है, आपकी पसंद या वरीयता। ठीक है, हमने क्या जाना? वैल्यूज आर द थिंग्स टू विच यू अटैच इंपॉर्टेंस। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? इंपॉर्टेंस। किसी भी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट उसको वो मानता है तो उस व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के उस समूह के लिए वो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? सामान्य शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए जिसका जितना महत्व है उसका उतना मूल्य है। तो आपको ध्यान रखने वाली कौन सी चीज है इसमें? महत्व। किसी भी चीज को आप महत्व दोगे तो आपके लिए वो वैल्यू या मूल्य बन जाएगा। ठीक है, जिसको आप महत्व दोगे इसका मतलब क्या है? उसको आप प्रेफर कर रहे हो ना, वो आपकी चॉइस है, आपकी वरीयता को दर्शाता है वो। क्लियर? ठीक, थर्ड पॉइंट देखें, व्हेन वी से दैट वन ग्रुप वैल्यू समथिंग आर द अदर, इट मींस फ्यू थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रुप देन द अदर थिंग्स। अगर आप किसी चीज को महत्व देते हो इसका मतलब यह है कि आप दूसरी की अपेक्षा उस चीज को क्या कर रहे हो? उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हो। क्लियर? ठीक है, तो यही इस पॉइंट में लिखा गया है कि जब एक व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का ग्रुप, ठीक, जब किसी चीज को वैल्यू देता है, वैल्यू समथिंग, इसका मतलब यह है कि वह चीज उस व्यक्ति के लिए क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि किसी समुदाय के लिए, कि यह किसी समुदाय के लिए मूल्यकारी है, तो इसका अर्थ यह है कि ऐसा समुदाय उसको अन्य से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। क्लियर? जो चीज आपके लिए वैल्यूएबल है वो आपके लिए क्या है? मोर इंपॉर्टेंट है, अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये होता है आपका वैल्यू या मूल्य। याद रखने वाली कौन सी चीज है इसमें? इंपॉर्टेंस। जिसको भी आप महत्व दोगे वो आपके लिए वैल्यू हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, इंपॉर्टेंस को याद रखिए, मूल्य, महत्व को याद रखिए। क्लियर? अब देखेंगे हम इसको एग्जाम्पल्स या उदाहरण के थ्रू समझेंगे कि वैल्यूज या मूल्य क्या होते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं।
वैल्यूज आपकी इकोनॉमिक वैल्यूज हो सकती हैं, आर्थिक मूल्य हो सकते हैं, सोशल वैल्यूज या सामाजिक मूल्य हो सकते हैं, और पॉलिटिकल वैल्यूज या राजनीतिक मूल्य हो सकते हैं। क्लियर? तो आप एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आर्थिक मूल्य या इकोनॉमिक वैल्यूज। हमने क्या देखा था वैल्यूज के संदर्भ में अभी, कि वैल्यूज वो होती हैं कोई भी थिंग जिसके साथ आप इंपॉर्टेंस अटैच करते हो, जिसको आप महत्व देते हो, वो आपके लिए वैल्यू बन जाता है। तो ऐसे इकोनॉमिक वैल्यूज में फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, अब देखेंगे मुक्त व्यापार कैसे वैल्यू है। इसको आप यूएस के संदर्भ में देखें, यूनाइटेड स्टेट्स के संदर्भ में देखें, तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा के लिए फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार महत्व रखता था। वो कहते थे कि जो ट्रेड हो उस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाई जाए, इसका मतलब मुक्त व्यापार हो, फ्री ट्रेड हो। तो बैरक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की क्या वैल्यू थी? फ्री ट्रेड वैल्यू थी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि जो चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज हैं उनसे आने वाली जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं यूएस में, उस पर ड्यूटी लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो इंडिजिनियस प्रोड्यूसर्स हैं, यूएस के जो इंडिजिनियस प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फायदा मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप किस चीज को इंपॉर्टेंस अटैच कर रहे हैं? प्रोटेक्शनिज्म को इंपॉर्टेंस अटैच कर रहे हैं। क्लियर? संरक्षणवाद को इंपॉर्टेंस अटैच कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बैरक ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन किसको इंपॉर्टेंस अटैच कर रहा था? फ्री ट्रेड को। क्लियर? तो ऐसे ही बैरक ओबामा के लिए फ्री ट्रेड वैल्यू है, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोटेक्शनिज्म वैल्यू है। क्लियर? आगे हम देखें कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म। ठीक, तो इसकी बात करें कम्युनिज्म, साम्यवाद। अगर रशिया की बात करें, रूस की बात करें, तो रसिया में किस प्रकार के इकोनॉमिक प्रोडक्शन के सिस्टम को इंपॉर्टेंस दी जाती है, महत्व दिया जाता है? जो यूएसएसआर था, जो फॉर्मर, अभी जो रसिया है, जो पहले फॉर्मर यूएसएसआर था, फॉर्मर यूएसएसआर में कम्युनिस्ट सिस्टम, जो कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता था, जहां पे ये बोला जाता था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उस पे किसका कंट्रोल होना चाहिए? स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, राज्य का कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए जो रसा था, जो फॉर्मर यूएसएसआर था, फॉर्मर यूएसएसआर की इकोनॉमिक वैल्यू क्या थी? कम्युनिज्म, साम्यवाद। ठीक है, ऐसे ही कैपिटलिज्म की बात करें, पूंजीवाद की बात करें, तो यूएस के लिए या वेस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे आपका ब्रिटेन हुआ, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, इनके लिए इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में ये किस सिस्टम को महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं? ये कैपिटलिस्ट सिस्टम को या पूंजीवाद सिस्टम को महत्व देते हैं। इसलिए कैपिटलिज्म इनके लिए एक वैल्यू है। क्लियर? तो ऐसे ही जिस भी चीज को आप इंपॉर्टेंस अटैच कर दोगे वो आपके लिए वैल्यू हो जाएगी। और देख लेते हैं थर्ड एग्जांपल, वेलफेयर और प्रॉफिट। वेलफेयर, हाल के एग्जांपल से इसको रिलेट करता हूं। एक कोरोना वायरस की वैक्सीन बननी है, एक यूएस की कंपनी है मॉडर्ना। तो मॉडर्ना ने क्या बोला कि जो वैक्सीन हम कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए बना रहे हैं, उस वैक्सीन बनाने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वेलफेयर। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वेलफेयर है, इसलिए हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे लोगों को। ठीक है, तो मॉडर्ना नाम की कंपनी ने अपना वैक्सीन का प्रोडक्शन करते टाइम किस चीज को इंपॉर्टेंस या महत्व दी? वेलफेयर को महत्व दिया। इसलिए वेलफेयर इनके लिए क्या है? वैल्यू है, इनका मूल्य है।
दूसरी तरफ किसी के लिए प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए कोई और वैक्सीन बनाने की जो कंपनी है वो क्या बोले कि हम जो वैक्सीन बनाएंगे वो वैक्सीन हम पेटेंट कराएंगे और इसको महंगे से महंगे दामों पर हम बेचेंगे। तो इसके लिए इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? इस कंपनी के लिए इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? प्रॉफिट या लाभ। क्लियर? ऐसे ही पब्लिक या प्राइवेट हो सकता है। जैसे जितनी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वहां पे आप देखेंगे कि जो स्टेट का पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक प्रोडक्शन में वो ज्यादा है। क्लियर? और अगर आप दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है? तो ये भी इकोनॉमिक वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये आपको बहुत क्लियरली स्पष्टता समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक वैल्यूज या आर्थिक मूल्य क्या होते हैं। ठीक है? अब हम अगली जो पार्ट डिस्कशन करेंगे वो होता है सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य की बात करें तो पैट्रियार्की या पितृसत्ता, ठीक है, या पितृसत्ता। अब एक सोशल ग्रुप है, ठीक, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो पितृसत्ता को महत्व देता है। वो चाहता है कि हमारा जो समाज बने वो पुरुष प्रधान समाज बने। ठीक है? उसके अनुसार वीमेंस जो हैं वो उनको बराबरी का या इक्वलिटी का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उनको आप स्कूल्स में एजुकेशन मत दीजिए, उनको आप अन्य जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, वो मत दीजिए। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए वैल्यू क्या है? पैट्रियार्की या पितृसत्ता क्या है उनके लिए? वो एक सोशल वैल्यू है। वो सोशल वैल्यू उनके लिए क्यों है? क्योंकि ऐसा ग्रुप पितृसत्ता को महत्व देता है। क्लियर? इसलिए ये इनके लिए वैल्यू है। एग्जाम्पल हरियाणा का समाज। हरियाणा के समाज में लोग या जो लोगों का समूह बना हुआ है वो किस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है, किस चीज को ज्यादा महत्व देता है? महत्व वो पितृसत्ता को देता है, पुरुष प्रधान समाज बनाने की बात करता है, पैट्रियार्की स्टैब्लिश करना चाहता है। क्लियर? तो उनके लिए पैट्रियार्की क्या है? एक वैल्यू है। या दूसरी तरफ जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। आपने देखा होगा जितनी मेट्रो सिटीज होती हैं, दिल्ली है, मुंबई है, वहां पे विमेंस को, महिलाओं को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन दिया जाता है, आर्थिक भागीदारी दी जाती है। ठीक है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका होता है। तो इसका मतलब जो मेट्रो सिटीज हैं वहां के लोगों की वैल्यू क्या है? वहां के लोग किस चीज को महत्व देते हैं? लैंगिक समानता या जेंडर इक्वलिटी को। वो विमेंस को इक्वल मानते हैं, महिलाओं को समान मानते हैं, इसलिए उनको वो सारे अधिकार, वो सारे राइट्स दिए जाते हैं जो मेल्स को दिए जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि किसी एक सोशल ग्रुप के लिए पैट्रियार्की वैल्यू हो सकती है, किसी दूसरे सोशल ग्रुप के लिए जेंडर इक्वालिटी वैल्यू हो सकती है। क्लियर? आगे बात करें इंडिविजुअलिज्म और कम्युनिटिज्म। व्यक्तिवाद या सामुदायिकता। इंडिविजुअलिज्म की बात करें, जो इंडियन सोसाइटी है वो किस चीज को महत्व देती है? वो सामुदायिक जो जीवन होता है उसको महत्व देता है। ठीक है? और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस और यूरोप की कंट्रीज हैं, वहां पे किस चीज को वो इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं? वो इंडिविजुअल राइट्स को, इंडिविजुअल प्रॉफिट को, इंडिविजुअल कंसर्न को महत्व देते हैं। इसलिए इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की जो वैल्यू है वो क्या है? इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद। उसी प्रकार अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम समुदाय की बात करते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या है? कम्युनिटिज्म। क्लियर? ऐसे आगे आए, न्यूक्लियर फैमिली या ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। तो 1990s के बाद
जब भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का एरा आया, ठीक, इसके पहले और इसके बाद में एक क्वालिटेटिव चेंज हुआ। 1990 एलपीजी रिफॉर्म्स के पहले, ठीक है, भारत में ज़्यादातर जनसंख्या वो गांवों में रहती थी, और गांवों में वो किस प्रकार के परिवार को महत्व देते थे? ज्वाइंट फैमिली को महत्व देते थे, संयुक्त परिवार को महत्व देते थे। एलपीजी एरा आने के बाद लोगों को मेट्रो सिटीज में एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ, लोगों का माइग्रेशन शुरू हुआ मेट्रो सिटीज की तरफ। अब वहां पे अगर उनको सरवाइव करना था एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, तो वहां पे वो कैसे सरवाइव कर सकते थे? न्यूक्लियर फैमिली रख के, परिवार में कम सदस्य होते तभी वो सरवाइव कर पाते ऐसे कॉम्पिटिटिव कटिंग थ्रोट एनवायरनमेंट में। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद लोगों की भारत में खासकर जो मेट्रो सिटीज थी वहां पे क्या सोशल वैल्यू बनी, किस तरीके की फैमिली की सोशल वैल्यू बनी? वो थी न्यूक्लियर फैमिली की या एकाकी परिवार की, एकल परिवार की। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारी और भी सोशल वैल्यूज हो सकती हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करी है। क्लियर? अब आगे देखें, इसी प्रकार पॉलिटिकल वैल्यूज या राजनीतिक मूल्य हो सकते हैं। ठीक, तो राजनीतिक मूल्य किसी के लिए डेमोक्रेसी हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है, या किसी के लिए मोनार्की हो सकता है। राजतंत्र, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है? जो रूलर होता है वो रूलर इलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा। जो लोग होते हैं वो अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं। तो जैसे बात करें यूएस में सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो यूएस में किस चीज को इंपॉर्टेंस लोग दे रहे हैं? डेमोक्रेसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वहां पे इस चीज को महत्व दिया जा रहा है कि जो रूलर हो, जो शासक हो, वो जनता के द्वारा चुन के आना चाहिए। ठीक है, तो यूएस के लिए क्या पॉलिटिकल वैल्यू है? डेमोक्रेसी पॉलिटिकल वैल्यू है। ऐसे ही इंडिया के लिए, भारत के लिए, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो हमारे यहाँ भी हम डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल वैल्यू है हमारे लिए। ठीक है, इसी प्रकार डेमोक्रेसी के अंदर भी देखें तो यूएस में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करती है। तो ये यूएस में जो लोग हैं वो किस प्रकार की डेमोक्रेसी को वैल्यू देते हैं? वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को वैल्यू देते हैं, जो कि बात करता है कि जो गवर्नेंस के ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। क्लियर? तो यूएस की जो डेमोक्रेसी है वहां पे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं। भारत में वहीं पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ हम चेक एंड बैलेंस पे काम करते हैं, तो हमारे यहाँ इसको महत्व दिया जाता है। तो विद इन डेमोक्रेसी, विद इन डेमोक्रेटिक वैल्यू आपकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। एक प्रेसिडेंशियल वैल्यू, एक आपकी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक वैल्यू हो सकती है, या एक आपकी प्राइम मिनिस्ट्रियल या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें मोनार्की, राजतंत्र। तो आप बात करें सऊदी अरेबिया या वेस्ट एशियन और भी कंट्रीज की, तो वहां पे आज भी राजतंत्र है। तो इसका मतलब क्या है? वहां के लोग किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? वहां के लोग जो रूलर है वो उसको हेरिडिटरी होने को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, तो इस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इस चीज को महत्व दे रहे हैं। तो ये वहां के लोगों के लिए एक पॉलिटिकल वैल्यू है। क्लियर? तो ऐसे ही आपकी इकोनॉमिक वैल्यूज हो सकती हैं, सोशल वैल्यूज हो सकती हैं, या पॉलिटिकल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो रहा वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती हैं? जिस चीज को भी आप इंपॉर्टेंस दोगे वो आपके लिए मूल्य हो जाएगा। दूसरे शब्द में बोले तो आपकी ये प्रेफरेंसेस या चॉइसेस होती हैं। ठीक, अब वो प्रेफरेंसेस या चॉइसेस इकोनॉमिक स्फीयर में कुछ हो सकती हैं, फ्री ट्रेड की हो सकती है, या किसी की प्रोटेक्शनिज्म की हो सकती है, किसी की कम्युनिज्म की हो सकती है, किसी की कैपिटलिज्म की हो सकती है। ऐसे सोशल वैल्यूज की बात करें तो किसी के लिए पैट्रियार्की वैल्यू हो सकती है, या किसी के लिए जेंडर इक्वालिटी वैल्यू हो सकती है, इंडिविजुअलिज्म किसी एक सोसाइटी के लिए वैल्यू हो सकती है, या किसी के लिए कम्युनिटिज्म एक
वैल्यू हो सकती है। पॉलिटिकल स्फीयर्स में बात करें, पॉलिटिकल वैल्यूज की बात करें तो डेमोक्रेसी किसी के लिए वैल्यू हो सकती है, किसी के लिए मोनार्की वैल्यू हो सकती है। और एक आपका हो गया सेंट्रलाइज्ड या पार्टिसिपेटिव, इसको भी बात कर लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत राजनीतिक सिस्टम जो होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है। अब देखिए जो अपने करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अपोजिशन क्या एलिक करता है, क्या उन पे एक्यूज करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं, जो शासकीय निर्णय लेते हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड निर्णय लेते हैं, वहां पे वो अपोजिशन की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते हैं, वो यूनिलैटरली डिसीजन लेते हैं, ऐसा एक्यूजिशन है। तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या हुआ? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जहां पे आपके जो आसपास के अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सुने बिना आप डिसीजन ले लेते हो। क्लियर? तो ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ हो गया। तो किसी के लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पॉलिटिकल वैल्यू हो सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए पार्टिसिपेटिव सिस्टम ऑफ जो गवर्नेंस है वो एक पॉलिटिकल वैल्यू हो सकता है। जैसे अगर नरेंद्र मोदी का पक्ष सुना जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि कोरोना से रिलेटेड जो कुछ भी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं वो कैसे लिए हैं, वो पीएम और जितने भी सीएम्स हैं उन सब की मीटिंग करने के बाद ही लॉकडाउन से रिलेटेड जितने डिसीजन हुए हैं वो सभी सीएम्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करने के बाद डिसीजन मेकिंग हुई है। तो नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, हमारे लिए जो शासन की वैल्यू है, गवर्नेंस की वैल्यू है, वो कैसी वैल्यू है? हम पार्टिसिपेशन को महत्व देते हैं, हम भागीदारी को महत्व देते हैं। क्लियर? ऐसे ही और देखा जाए तो पार्टिसिपेशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू क्या किया जाता है? ग्राम पंचायतों के थ्रू जो पीपुल है, लोग हैं, लोगों की डायरेक्ट भागीदारी गवर्नेंस में या शासन में सुनिश्चित की जाती है। ठीक है? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस स्टेब्लिश करने का एक माध्यम होते हैं। क्लियर? तो इस सब में हम किस चीज को महत्व दे रहे हैं? पार्टिसिपेशन को महत्व दे रहे हैं। तो हमारे लिए पार्टिसिपेशन क्या हो गया? एक वैल्यू हो गया। और दूसरे अदर एग्जांपल से समझिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर ब्यूरोक्रेसी या जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है कोई डिसीजन ले रही है, उस डिसीजन का इंपैक्ट जनता पे पड़ रहा है, तो क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं तो जनता को यह अधिकार है कि वो जाने कि जो डिसीजन उसको इंपैक्ट कर रहा है उसको लेने का क्या बेसिस है। तो उस बेसिस को जनता कैसे जान सकती है? राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, सूचना के अधिकार के तहत। ठीक है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जनता गवर्नेंस या शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। क्लियर? तो अगर भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, पीएम सीएम की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, तो इसका मतलब हमारे लिए पार्टिसिपेटिव सिस्टम ऑफ जो गवर्नेंस है वो हमारे लिए वैल्यू है, वो हमारा मूल्य है। क्लियर? अब हम बात करेंगे, इसके आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो जीएस पेपर 4 है वो कुछ हद तक जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 की अगर आपको एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको जीएस पेपर 4 में बहुत आसानी रहेगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपने 1, 2, 3 नहीं पढ़ा है तो आपको 4 समझ नहीं आएगा, वो आराम से समझ में आएगा। और मैं यहाँ पे इतना इलोबरेटिव डिस्कशन करूँगा कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ का पता है तो आपको ये समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। और एक चीज़, जीएस पेपर 4 कभी किताबों से पढ़ के समझ नहीं आ सकता। जितना आप उसको अपनी रियल लाइफ के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, आपके आसपास की घटनाओं से उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे, उतना बेहतर आपको समझ में आएगा और वही आपको याद रहेगा। एग्जाम में आपके काम वही आएगा
जिस चीज को आपने अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर रखा होगा, जो आपकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, वही आपको एग्जाम में फायदा पहुंचाती है। अदरवाइज आप कितना भी क्रैम कर लीजिए, कितना भी रट लीजिए, आप वहां पे चीजें कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हर चीज को, जो कुछ भी पढ़ाया जाए, उसको अपने आसपास की चीजों से लिंक करिए। क्लियर? तो वैल्यूज की बात हमने कर ली। अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो है एथिक्स या नीति शास्त्र। ठीक, तो नीति शास्त्र की बात करें, अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स क्या है? दीज आर सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सिद्धांतों का ऐसा समूह जो सही और गलत के निर्धारण में सहायता करता है। ठीक, तो एथिक्स क्या होता है? एथिक्स आपको राइट एंड रॉन्ग के डिटर्मिनेशन में आपकी हेल्प करता है। ठीक, आप इसको क्लियरली समझें। वैल्यूज क्या होता है? जैसे आप किसी चीज को महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, वो आपके लिए वैल्यू बन जाएगी। अब आपने महत्व या इंपॉर्टेंस इसलिए दिया क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। जैसे आप सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग के डोमेन में इंटर करते हैं, वैसे ही वहां पे एथिक्स और मॉरल्स की एंट्री हो जाती है। क्लियर? तो वैल्यूज आप इंपॉर्टेंस देते हो, महत्व देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आपको लगता है ऐसा करना सही है या ऐसा करना गलत है। जैसे ये सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग के डोमेन में इंटर करेंगे, वैसे ही आपका एथिक्स और मॉरल्स की एंट्री हो जाएगी। क्लियर? तो एथिक्स क्या है? दीज आर सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स विच हेल्प्स यू इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सही और गलत के निर्धारण में जो सिद्धांत आपकी सहायता करते हैं वो एथिक्स या नीति शास्त्र होते हैं। क्लियर? अगला चीज देखें, जो सोर्स होता है एथिक्स का वो व्यक्ति से एक्सटर्नल होता है। इट इज इंडिविजुअल, इट इज एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, which means ethical norms are placed on individual by family, religion, cinema, profession। ठीक, इनका स्रोत व्यक्ति से बाह्य होता है। ठीक, वो क्या हो सकता है? परिवार, धर्म, सिनेमा, पेशा आदि। ठीक, इसको ऐसे समझे, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझे कि एथिक्स क्या है? राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड्स हैं, सही या गलत के मानक हैं। अब वो सही और गलत के मानक डिसीजन मेकर को कौन बताता है? जो व्यक्ति है, जो निर्णय ले रहा है, उस व्यक्ति को सही और गलत कहां से पता चलता है? उसको उसके फैमिली से पता चलता है, उसके धर्म से, उसके सिनेमा से, उसके प्रोफेशन से। तो जो सोर्स ऑफ एथिक्स है, ठीक, जो राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहां से आ रहे हैं? व्यक्ति के बाहर से आ रहे हैं ना, उसकी परिवार से आ रहे हैं, उसके धर्म से आ रहे हैं, उसके सिनेमा से आ रहे हैं, उसके प्रोफेशन से आ रहे हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे समझे, आप कोई डिसीजन लेते टाइम आपको राइट एंड रॉन्ग की पहचान कैसे होती है? आपकी फैमिली में आपकी माँ, आपकी मदर आपको बताती है ना, किसी के साथ झगड़ा करना क्या है? गलत है। तो राइट एंड रॉन्ग की पहचान, डिटर्मिनेशन आपने कहां से किया? आपसे एक्सटर्नल है ना कोई चीज जो आपको बता रहा है, आपकी फैमिली। वैसे ही धर्म क्या कहता है? कि सब पे करुणा करें, सबके साथ कॉम्पैशन रखें, सब पे दया भाव रखें, ऐसा करना सही है। तो आपको कौन स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग बता रहा है? रिलीजन बता रहा है ना, आपसे एक्सटर्नल है। क्लियर? तो जो सोर्स ऑफ एथिक्स होता है वो व्यक्ति से एक्सटर्नल होता है। वो क्या हो सकता है? वो आपकी फैमिली, परिवार हो सकता है जो आपको सही और गलत की पहचान करवाए, या आपका धर्म हो सकता है, आपका सिनेमा हो सकता है, या आपका प्रोफेशन हो सकता है। क्लियर? ये सब क्या करते हैं? आपको सही और गलत के निर्धारण में, राइट एंड रॉन्ग के डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझें। जैसे डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स क्या करते हैं? मेडिकल एथिक्स फॉलो करते हैं। डॉक्टर कैसे जानेगा कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है या जो मैं करने जा रहा हूं वो गलत है? मतलब डॉक्टर के लिए सही और गलत का निर्धारण, डिटर्मिनेशन कैसे होता है? उसका जो मेडिकल एथिक्स है, जो हिपोक्रेटिक ओथ वो लेता है, उस एथिक्स में, उस सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स में डॉक्टर को बताया जाता है
कि कभी भी आप अपने पेशेंट का बैकग्राउंड मत देखिए। इलाज करने से पहले अपने मरीज का बैकग्राउंड मत देखिए कि वो टेररिस्ट है या क्रिमिनल है, इससे आपको नहीं मतलब है, आप उसका इलाज करिए। ठीक है, तो डॉक्टर को सही और गलत की पहचान किसने कराई? मेडिकल एथिक्स ने करवाई। ठीक है, तो ये क्या है, जो मेडिकल एथिक्स है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक, तो ये रिटन डॉक्यूमेंट इसको सही और गलत की पहचान करा रहा है। ये एक्सटर्नल सोर्स है कि नहीं? क्लियर? तो ये हमने डॉक्टर्स के केस में देख लिया। ऐसे सिविल सर्वेंट के केस में देखें तो सिविल सेवक या सिविल सर्वेंट को सही या गलत, राइट एंड रॉन्ग का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? उसका जो प्रोफेशनल एथिक्स है, जो उसका पेशेगत नीति साथ है, जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, वो फॉर एग्जांपल बताता है कि सिविल सर्वेंट को हमेशा पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना चाहिए, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए, चाहे भाजपा की सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार आए। उसके अंतर्गत आप सिविल सर्विस में हो तो जो भी उसकी पॉलिसीज होंगी, जो भाजपा की सरकार पॉलिसी मेकिंग करेगी, उसको आप पूरी तन्मयता से इंप्लीमेंट करोगे। या मान लीजिए भाजपा की सरकार चेंज हो गई, कांग्रेस की सरकार आई, ठीक है, तब भी आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रहते हुए उसकी जो पॉलिसीज होंगी उसको तन्मयता से इंप्लीमेंट करोगे। तो आपके लिए पॉलिटिकल न्यूट्रल रहना सही है। ठीक, तो ये क्या पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना, ये आपको क्या कौन बता रहा है? आपकी जो प्रोफेशनल एथिक्स है, जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आपको क्या बता रहा है कि राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना ही सही है एक सिविल सेवक के लिए। ठीक है, तो आपको ये क्या दे रहा है? प्रिंसिपल्स दे रहा है राइट एंड रॉन्ग के। एक सिविल सर्वेंट कैसे जानेगा कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है? वो उसका प्रोफेशनल एथिक्स से पता चलेगा इसको। तो मुझे लग रहा है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैल्यूज क्या होती हैं? जब भी आप इंपॉर्टेंस, महत्व अटैच करोगे किसी चीज के लिए तो आपके लिए वैल्यू हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। आपने महत्व इसलिए दिया क्योंकि आपको लगता है ऐसा करना उचित है, सही है, तब आप उसको क्या हो जाएगा? आपका एथिक्स, उसको नीति शास्त्र कहोगे। ठीक है, अब जो नीति शास्त्र का सोर्स होता है वो व्यक्ति से बाहर होता है, व्यक्ति से एक्सटर्नल होता है। वो क्या हो सकता है? आपकी फैमिली, आपका रिलीजन, आपका प्रोफेशन, आपका सिनेमा, आपका कल्चर। ठीक है, वो आपको राइट एंड रॉन्ग की डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो यही है आपका एथिक्स। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब आप लोग एक काम करिएगा, इस स्लाइड को पॉज करके और ये इसी के जैसे अपना नोट्स भी बना लीजिएगा यहीं से। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में यहाँ चीज़ें दे रखी हैं, तो आप अपने नोट्स भी ऐसे ही बना दीजिएगा, फ्लो चार्ट्स में बना लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है व्हाई वी फॉलो एथिक्स। दूसरे टर्म्स में बोले तो इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स या एडवांटेज ऑफ एथिक्स। हम नीति शास्त्र का पालन क्यों करते हैं, या नीति शास्त्र का पालन करने के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को हम देखेंगे। तो एक बार आप एक स्लाइड देख लीजिए, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम एथिक्स को फॉलो क्यों करते हैं? एथिक्स क्या है? जो आपको राइट एंड रॉन्ग की डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली आपको वो बताता है कि ये सही है, ये गलत है। तो ऐसे जो सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं उनको हम क्यों फॉलो करते हैं? ठीक, तो आप एक चीज समझिए कि समाज का एक भाग होने के कारण, एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी वॉन्ट एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। समाज का एक भाग होने के कारण हम समाज में अपनी स्वीकृति चाहते हैं, इसलिए हम एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो क्यों फॉलो करते हैं हम? क्योंकि
हम समाज में अपनी एक्सेप्टेंस चाहते हैं, स्वीकृति चाहते हैं, इसलिए हम एथिक्स को फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे देखें कि जो समाज है उसने क्या किया, स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दे दिए। यही स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग तो एथिक्स होता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उन स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग में एक स्टैंडर्ड उसने दे, एक मानक ये दिया कि जो लिकर का कंजम्पशन है, लिकर कंजम्पशन ये क्या है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर समाज ने बोला कि लिकर का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, तो अगर हम लिकर का कंजम्पशन नहीं करेंगे तो समाज हमको क्या करेगा, अपनाएगा, हमको स्वीकृति देगा। और अगर हम इसका उल्टा करते हैं, लिकर कंजम्पशन करते हैं और समाज क्या कह रहा है कि लिकर कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, गलत है, तो हमको क्या समाज कभी एक्सेप्ट करेगा? आप खुद सोचिए, नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो क्योंकि हम सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहते हैं, इसलिए जो भी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं राइट एंड रॉन्ग के, उनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एथिक्स को हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमको समाज में एक्सेप्टेंस चाहिए। और अगर हम उन स्टैंडर्ड्स को, उन राइट एंड रॉन्ग्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो इससे समाज में बना क्या रहेगा, समाज में इससे क्या आएगा, पीस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, हार्मोनी आएगी। ये हो जाएंगे एडवांटेज ऑफ एथिक्स। ठीक है, अगर आप इसको समझिए कि समाज कहता है कि लिकर का कंजम्पशन करना गलत है, तो अगर हम इस चीज को मानेंगे कि लिकर का कंजम्पशन करना गलत है, तो इससे समाज में क्या होगा, पीस स्टेब्लिश होगी कि नहीं? ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं, हार्मोनी आएगी कि नहीं? अगर समाज ने ये स्टैंडर्ड सेट किया कि चोरी करना गलत है, तो अगर आप चोरी करोगे तो क्या समाज में कभी शांति की स्टेब्लिशमेंट होगी? नहीं। स्टेबिलिटी आएगी? नहीं। क्लियर? तो अगर हम जो स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग सोसाइटी बना रहा है उसको फॉलो करते हैं, तो पहली चीज तो हमारी स्वीकृति हो जाती है, हमको लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और पूरे समाज में इससे एक पीस, स्टेबिलिटी, हार्मोनी का एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिए। क्लियर हो गया ये? अब आगे चलें। एक तो पार्ट ये है कि क्योंकि हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं इसलिए हम एथिक्स को फॉलो करते हैं। दूसरा, हम एथिकल स्टैंडर्ड्स या जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं राइट एंड रॉन्ग के, उसको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमको डर है। किस चीज का डर? कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, जो समाज कह रहा है कि ये सही है, ये गलत है, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस चीज के। तो जो फियर ऑफ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेटिंग एथिक्स होता है, वो हमको फोर्स करता है इसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, जो डर है कि अगर समाज ये कह रहा है कि ये गलत है और उस गलत को मैं गलत ना मानूं, तो हमको समाज से बैकलैश मिलेगा। ठीक है, तो उसका जो डर है, वो डर क्या करता है, वो हमको बाध्य करता है कि जो स्टैंडर्ड्स हमको समाज बता रहा है राइट एंड रॉन्ग के, उनको हम फॉलो करें। ठीक, अगर मान लीजिए किस चीज का फियर, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का, वो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सोशल बायकॉट, सामाजिक बहिष्कार। अगर हम समाज द्वारा बताए गए सही या गलत के मानकों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सामाजिक बहिष्कार, सोशल बायकॉट। एग्जाम्पल लेके समझें। मान लीजिए आपकी सोसाइटी ने बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा करना गलत है, ये क्या है? रॉन्ग। और फिर भी एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है। इसका मतलब समाज के द्वारा स्टेब्लिश जो राइट एंड रॉन्ग के प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं करता है। तो क्या होगा इस केस में? इस केस में ऐसे व्यक्ति को, उस पुरुष को, क्या उसकी सोसाइटी के लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। वो बोलेंगे यार ये अपनी पत्नी को मारता पीटता है, इससे दूर रहो, ये गलत व्यक्ति है। ठीक है, तो जो सोशल बायकॉट का फियर होता है, सामाजिक बहिष्कार का जो डर होता है, वो आपको फोर्स करता है कि आप हमेशा एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। क्लियर?
ऐसे ही देखें दूसरा एग्जांपल, फायर्ड फ्रॉम जॉब। मान लीजिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, वो संस्था आपको क्या बताती है, डूज एंड डोंट्स बताती है कि नहीं, मतलब राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड्स बताती है कि नहीं, ये आप करो और ये आप नहीं कर सकते, डूज एंड डोंट्स। ठीक, तो डोंट्स में क्या है कि आप अपने वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं कर सकते, कोई भी लिविड मैसेज नहीं भेज सकते किसी भी वीमेन एम्प्लॉय को। ठीक, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं कर सकते, ऐसा करना गलत है। तो आप इस चीज को कब मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि आपके अंदर डर है, फियर है कि अगर जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है उससे आप उलट करेंगे तो आपको जॉब से क्या कर दिया जाएगा, नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का डर है वो आपको फोर्स करता है कि आप एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। क्लियर? तो ये है, इसलिए आप एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो आप सोसाइटी में अपनी एक्सेप्टेंस चाहते हैं, समाज में अपनी स्वीकृति चाहते हैं, और सेकेंड चीज ये है कि आप इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आपको जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का फियर है वो आपको फोर्स करता है कि आप एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। क्लियर? तो जितना आप इन सब चीजों को एग्जाम्पल्स लेके, अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स लेके सोचने की कोशिश करेंगे, खुद के एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करेंगे, उतना बेहतर आपको चीजें समझ में आएगा। ठीक है, अपनी लाइफ से इन सब चीजों को क्या करिए, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। ठीक, तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। मॉरल्स या नैतिकता। अब इस स्लाइड को आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आगे समझाता हूं मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैल्यू क्या थी? जिसको भी आप महत्व देते हैं, जिसके साथ आप इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं, वो आपके लिए मूल्य हो जाता है। अब आपने इंपॉर्टेंस क्यों अटैच की? क्योंकि वो चीज सही है। जैसे ही आप राइट एंड रॉन्ग के डोमेन में आते हैं, वहां पे एथिक्स और मोरल्स आ जाते हैं। तो अगर एथिक्स और मोरल्स दोनों राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड कराते हैं, दोनों आपको यही बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? फिर एथिक्स और मॉरल्स में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि मॉरल्स के केस में सही और गलत की पहचान कराने वाले जो प्रिंसिपल्स थे वो एथिक्स के केस में एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल थे, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, और मॉरल्स के केस में इंटरनल टू इंडिविजुअल है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। दोनों राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, दोनों आपको सही और गलत के निर्धारण में मदद करते हैं, लेकिन जब वो सिद्धांत व्यक्ति से बाहर से आते हैं, एथिक्स के केस में कौन बता रहा था कि ये करना सही है ये करना गलत है? आपकी फैमिली, आपका धर्म, रिलीजन, आपका कल्चर, सिनेमा, प्रोफेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सोर्सेस थे वो क्या थे? एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल थे कि नहीं? तो वो था आपका एथिक्स, जहां पे एक्सटर्नल सोर्स थे। बट अब मोरल्स में क्या होता है? नैतिकता के केस में जो सही और गलत की पहचान कराने वाले स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपके इंटरनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। आपकी अंतरात्मा, जो आपकी कॉन्साइंस होती है, अंतरात्मा जो आपकी कॉन्साइंस होती है, वो आपको बताती है कि ये करना सही है या ये करना गलत है। क्लियर? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। महिलाओं पर अत्याचार करना गलत है, तो आप महिला, अब इसको दूसरे टर्म्स में समझें कि आपके लिए वैल्यू क्या है कि महिलाओं पर अत्याचार ना हो, उसको आप महत्व देते हैं। तो आपका मूल्य क्या है? महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। फिर महिलाओं पे अत्याचार क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि महिलाओं पे अत्याचार करना क्या है? गलत है,
रॉन्ग है। तो जैसे ही रॉन्ग के डोमेन में आप इंटर हुए, एथिक्स और मॉरल्स हो जाता है। अब आपको कौन बता रहा है कि महिलाओं पे अत्याचार करना गलत है? अगर आप कोई एक्सटर्नल सोर्स बता रहा है आपको, आपकी फैमिली बता रही है कि महिलाओं पे अत्याचार करना गलत है, आपका धर्म आपको बता रहा है, ठीक, या सिनेमा बता रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, तो एथिक्स होगा। और अगर आपकी अंतरात्मा ये कह रही है कि महिलाओं पे अत्याचार करना गलत है, तो क्या हो जाएगा? मॉरल्स हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। आप किसी चीज को सही या गलत का सोर्स क्या है किसी डिसीजन मेकर के लिए, अगर वो एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल है तो वो एथिक्स हो जाएगा, अगर वो इंटरनल टू इंडिविजुअल है तो वो आपका मॉरल्स हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल से समझें, नॉन वायलेंस या अहिंसा की बात करें। ठीक, तो आपके लिए अहिंसा वैल्यू है, आपके लिए नॉन वायलेंस या अहिंसा क्या है? वैल्यू। आप इसको महत्व देते हो, ठीक है, इसलिए आप, ये क्या है आपके लिए? मूल्य। क्यों मूल्य है? क्योंकि आप इसको इंपॉर्टेंस अटैच कर रहे हो, ठीक है। नॉन वायलेंस को आप इंपॉर्टेंस अटैच करते हो, इसलिए आपके लिए वो क्या हो गया? मूल्य हो गया। अब नॉन वायलेंस को आप इंपॉर्टेंस क्यों अटैच करते हो? क्योंकि नॉन वायलेंट होना, अहिंसक होना क्या है? सही। तो देखिए, राइट एंड रॉन्ग के डोमेन में आ गए, तो जैसे ही राइट एंड रॉन्ग के डोमेन में आ गए, एंट्री किसकी हो जाएगी? एथिक्स और मॉरल्स को। अब आप नॉन वायलेंस को इंपॉर्टेंस इसलिए अटैच करते हो क्योंकि ऐसा करना सही है, और ये जब आपसे एक्सटर्नल सोर्स बता रहा है, आपकी फैमिली आपको बता रही है कि बेटा अहिंसक बनो, इसलिए आप अहिंसक हो, तो उस केस में ये क्या हो गया? एथिक्स। जब आपकी खुद की अंतरात्मा आपको बता रही है कि आप अहिंसक रहिए, आप खुद से बात करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी अंतरात्मा आपसे बोलती है कि आप अहिंसक रहिए। तो जब अंतरात्मा या कॉन्साइंस आपको बताता है कि ऐसा करना सही है, तो आपके लिए क्या हो जाता है? मॉरल्स। तो अब आपको, मुझे लगता है, और क्लियरली ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? एथिक्स माने एक्सटर्नल जो सोर्स होगा, मॉरल्स माने इंटरनल सोर्स, बस ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, जैसे एथिक्स के केस में हमने देखा था कि एथिक्स को हम फॉलो क्यों करते हैं, ऐसे हम देखेंगे मॉरल्स को हम फॉलो क्यों करते हैं, या इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल्स, या एडवांटेज ऑफ मॉरल्स, ठीक है। तो मॉरल्स को हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमको पर्सनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, क्योंकि हम स्वसामंजस्य, हार्मोनी स्टेब्लिश करना चाहते हैं विद इन, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे थॉट्स हों, हमारी जो फीलिंग्स हों और जो हमारे एक्शंस हों, उनमें हार्मोनी बनी रहे। क्लियर? इसको दूसरे टर्म्स में यहां पे देखते हैं। मॉरल्स क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग प्रोवाइडेड बाय योर ओन कॉन्साइंस। आपकी अंतरात्मा ही आपको सही और गलत की पहचान के मानक बता रही है। वो जब होगा केस तो आप उसको मॉरल्स कहेंगे। आप मॉरल्स को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि जो आपकी अंतरात्मा है उसको जब आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको निजी संतोष मिलेगा, आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। आप अपने अंदर एक हार्मोनियस सिचुएशन, हार्मोनियस स्टेटस डेवलप करेंगे। जो आपकी अंतरात्मा सोचती है वैसा ही आप करते हैं, तो इसलिए हार्मोनी स्टेब्लिश होगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो आपके थॉट्स हैं, जिस चीज पे आप बिलीव करते हो, जैसी आपकी इमोशंस हैं, उसी प्रकार का आपका क्या है? एक्शन है। तो मॉरल्स को आप इसलिए फॉलो करते हो कि जैसी आपकी कॉन्साइंस है वैसा ही अगर आपका एक्शन होगा
तो आप हमेशा एक हार्मोनियस पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, क्लियर? मान लीजिए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी कॉन्शियस, आपकी अंतरात्मा कहती है कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो आपका थॉट, विश्वास या बिलीफ क्या है कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। आपकी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, महिलाओं के प्रति आप कॉम्पैशन रखते हो, एम्पैथी रखते हो, दया भाव रखते हो। ठीक, अब आपका एक्शन क्या हो, आपका एक्शन भी ऐसा हो जहां पे आप महिलाओं के प्रति अत्याचार को ना सहन करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा कैसे रहेंगे, एक हार्मोनियस पोजीशन में रहेंगे। आपके खुद के अंदर एक हार्मोनी बनी रहेगी। ठीक है, कि जैसा आप सोचते हैं, जैसी आपकी इमोशंस है, वैसा ही आपका एक्शन है। क्लियर? दूसरे टर्म्स में देखें तो वही चीज, जो इसको अगर हम नहीं मानेंगे तो जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इसके आएंगे, उसका डर हमें क्या करता है, हमें फोर्स कर देता है कि हम मॉरल्स को फॉलो करें। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अगर हम मॉरल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति, या दूसरे टर्म्स में इसको बोले तो रेस्टलेसनेस या बेचैनी हो जाएगी। ठीक, इसको समझते हैं। आपकी थिंकिंग का पार्ट क्या है, इमोशंस और आपके एक्शन। आपकी कॉन्शियस या आपकी अंतरात्मा आपको क्या बताती है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आपका ये विश्वास है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आपकी अंतरात्मा कहती है महिलाओं पे अत्याचार होना क्या है, गलत है, नहीं होना चाहिए। आपकी इमोशंस महिलाओं के प्रति क्या है, वीमेंस के लिए क्या है, आप उनके प्रति कॉम्पैशन रखते हो, करुणा रखते हो। ठीक, फिर अगर आपका एक्शन ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आपकी कॉन्शियस ये कहती है, जो अभी हमने डिस्कस किया, कि महिलाओं के प्रति अत्याचार नहीं होना चाहिए और इसलिए आप महिलाओं के प्रति कॉम्पैशन या करुणा का भाव रखते हो। और आप जैसा व्यक्ति एक मार्केट प्लेस से गुजर रहा है, वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि चार पांच मेल पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक वीमेन को मॉलेस्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल मिसकंडक्ट कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, तो आपकी कॉन्शियस आपसे क्या कहेगी कि देखो ये गलत हो रहा है। अगर ये गलत हो रहा है तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आप जाके उसको रोकें। अगर आपका एक्शन वो नहीं होगा, आप उसको जाके नहीं रोकेंगे, तो होगा क्या, जब आप वापस घर लौट के आएंगे, जब रात में आप अपने बेड पे जाएंगे, सोने जाएंगे, तो आप कहेंगे, तो आपके अंदर बेचैनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी अंतरात्मा कहती है कि महिलाओं के प्रति अत्याचार नहीं होना चाहिए, और आपके सामने एक महिला के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट या मॉलेस्टेशन हो रहा था, और आपने अपनी अंतरात्मा, अपनी कॉन्शियस की आवाज़ के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं किया। अगर आपने अपनी कॉन्शियस के अकॉर्डिंग एक्ट किया होता तो आप जाके क्या करते, उस महिला को बचाते। तो क्योंकि आपका एक्शन आपके कॉन्शियस के अकॉर्डिंग नहीं रहा, तो आप में क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो बेचैनी का डर होता है, वो क्या कराता है आपसे, आपको फोर्स करता है कि जो आपके मॉरल्स हैं उनको आप फॉलो करिए। जो आपकी अंतरात्मा कहती है, जो आपकी कॉन्शियस आपसे कहती है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग अपना एक्शन नहीं रखेंगे, अपना कंडक्ट नहीं रखेंगे, तो आप हमेशा रेस्टलेसनेस या बेचैनी का शिकार हो जाएंगे। तो अगर उससे बचना है तो आप जो आपकी कॉन्शियस कहती है, जो आपका मॉरल्स हैं, ठीक, उसी को आप फॉलो करें। तो इसलिए हम मॉरल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देख लिया। हमने देखा सबसे पहले वैल्यूज क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स के मूल्य देखे, इकोनॉमिक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज। फिर हमने देखा कि एथिक्स क्या होता है। फिर हमने ये देखा कि हम एथिक्स को फॉलो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। फिर हमने देखा एथिक्स और मॉरल्स में डिफरेंस क्या होता है, और फिर हम मॉरल्स को क्यों फॉलो करते हैं। अगर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या उसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका क्या डर होता है जिसकी वजह से हम मॉरल्स को फॉलो करते हैं। तो हमारा आज के लेक्चर में ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली। ठीक है,
अब जो अगला लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूज, एथिक्स और मॉरल्स के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, इनके बीच क्या संबंध है। क्या एथिक्स और मॉरल्स हमेशा एक पेज पे होते हैं, या एथिक्स और मॉरल्स कभी कन्फ्लिक्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको मैं थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए छोड़ देता हूं। राजा राममोहन राय की मॉरल्स, अंतरात्मा क्या कहती थी कि सती प्रथा जो है वो क्या है, सती प्रथा क्या है, गलत है, रॉन्ग है। बट उस समय का समाज वो क्या कहता था कि जो सती प्रथा है वो क्या है, राइट। तो राजा राममोहन राय के लिए एथिक्स और मॉरल्स क्या हो गए, कन्फ्लिक्ट में आ गए कि नहीं, संघर्ष की स्थिति में आ गए कि नहीं। क्लियर। ऐसे इसको आज के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोई अगर होमोसेक्सुअल है, आज के 1 साल पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ नहीं कर दिया, आज के 1 साल पहले तक अगर कोई होमोसेक्सुअल व्यक्ति होता, पर्सन होता, तो उस होमोसेक्सुअल पर्सन की मॉरल्स क्या होते कि होमोसेक्सुअल या समलैंगिक होना सही है, ठीक। बट उसका एथिक्स क्या बोलता, एथिक्स मतलब सोसाइटी, समाज या लॉ, कानून क्या कहता, कानून क्या कहता आज के 1 साल के पहले कि होमोसेक्सुअल होना गलत है। तो उस पर्सन के लिए एथिक्स और मॉरल्स क्या हो जाते, कन्फ्लिक्ट में आ जाते कि नहीं। तो हम देखेंगे कि कैसे कभी एथिक्स और मॉरल्स जो होते हैं वो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाते हैं, और कभी एथिक्स और मॉरल्स एक हार्मोनियस रिलेशन में चलते जाते हैं, और कैसे जो मॉरल्स होते हैं उन्हीं का एग्रीगेशन जो होता है वो एथिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, या आपके जो मॉरल्स बनते हैं उनका भी सोर्स जो होता है वो एथिक्स होता है। तो अगले लेक्चर में हम ये रिलेशनशिप को बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या इनका संबंध क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 2-3 काम करिए। पहला, इसको ढंग से इस लेक्चर को देखिए, इसके नोट्स बनाइए पॉज करके, और फिर इसको अपनी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं उनसे आप लिंक करिए, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए, अपने खुद के एग्जांपल्स क्रिएट करने की कोशिश करिए। ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। क्लियर। दूसरा, आप इस चीज़ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, जितना ज़्यादा इसको सोचेंगे, जितना ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, GS पेपर 4 में आप उतना अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।